हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आप भारत की खोज का पाठ 6 युगों की दौर का आगे का अंश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पिछले अंश की थोड़ी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन हुए। इस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी और सामाजिक सुधारकों में जिसमें कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का बहुत प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। समाज में जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि, जो छुआछूत, ये सब जो कुप्रथाएं थी, इन प्रथाओं से समाज की स्थिति बड़ी बुरी हो गई थी और इन प्रथाओं को इन सभी जो अभी नव शिक्षित जो समाज था उसमें कुछ ही लोग थे, परंतु इन लोगों ने देखा कि इसमें स्त्रियों की दशा जो है बहुत ही खराब थी। शिक्षा का अभाव था और वे स्वावलंबी नहीं थी, पर्दा प्रथा था और जिसके कारण उनका विकास अवरुद्ध हो गया था। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किया और उन्होंने इन बुराइयों को धीरे धीरे समाज से दूर कर दिया। माने समाज से मुक्ति करवा दी, समाज को मुक्त कर दिया इन बुराइयों से। तो इसमें जो है प्रसिद्ध समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय भी थे, जिन्होंने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती हुए और इन्होंने अपना सुधारवादी आंदोलन जो शुरू किया, उसमें आर्य समाजियों को उन्होंने शामिल किया। इसका नारा था वेद की ओर चलो, अर्थात आर्य समाज में वेदों की एक विशेष ढंग से व्याख्या की गई है। इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश में के हिंदू वर्ग में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने गुरु भाइयों की सहायता से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने हिंदू धर्म को और दर्शन के विविध पक्षों की आपस में जोड़कर जनता के सामने उन्हें प्रस्तुत किया और 1893 ईस्वी में शिकागो में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से हिमालय तक अपने सिद्धांतों का प्रसार किया। 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की बहुत छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के समकालीन रविन्द्रनाथ ठाकुर थे और टैगोर परिवार का बंगाल में इन सुधारवादी आंदोलनों में विशेष योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में शांति निकेतन उनकी एक प्रमुख देन है। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। वे रूसी क्रांति के प्रशंसक थे और विशेष रूप से उसमें शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की जो चेतना थी, इसको उन्होंने पसंद किया, इनकी उन्होंने प्रशंसा की। उनका मानना था कि यदि यही तत्व व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। टैगोर और गांधी जी दोनों ही मानवतावादी थे। इन्होंने लोगों को संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकालने का प्रयास किया। आइए अब आगे का अंश पढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले पठन पाठन करेंगे हम और फिर अर्थ आप समझेंगे, आशय समझाया जाएगा।
तो सबसे पहले ये है कि अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। यहाँ पे ये बता रहा है कि आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत यानी जो पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसको विरासत कहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी राष्ट्रीय विरासत जो थी उसमें हिंदू मध्य वर्ग की जो आस्था थी, विश्वास था, उसको बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उनके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। सुदृढ़ का अर्थ है मजबूत, सुदृढ़ का अर्थ है मजबूत, सुदृढ़ राष्ट्रीय सुदृढ़ का अर्थ है मजबूत। तो इन्होंने ये यहाँ बताया है कि इसके पीछे सुदृढ़ इसके पीछे जो वो था एनी बेसेंट जी का जो ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उनके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। उदीयमान माने उभरते हुए, उदीयमान का अर्थ है उभरते हुए मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था। मतलब कि जो अभी उभरते हुए व्यक्ति मध्य वर्ग थे, यानी कि मध्य वर्ग का जो विकास हो रहा था, वैसे विकसित जो मध्य वर्ग थे उनका झुकाव राजनीतिक था। और राजनीतिक था माने राजनीति की तरफ था, राजनीति के विषय में था। वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था, मतलब वो राजनीतिक था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, और यदि उसको पकड़ना है, यानी उसको अपने रास्ते पे लेके चलना है, उसके रास्ते पे यदि चलना है तो उसके लिए एक सांस्कृतिक आधार चाहिए थी, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता। उनके लिए जो मध्य वर्ग था, उस मध्य वर्ग के लिए उनके लिए आवश्यक था कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया जा सके, जिसके द्वारा उनके अंदर जो निराशा का भाव है, नैराश्य मतलब निराशा का जो भाव है, और जो उनके अंदर जो अपमान बोध है, उस अपमान बोध को कम किया जाए, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया है। मतलब विदेशियों ने जो जीत हासिल की, उससे मध्य वर्ग में जो नैराश्य की भावना हो गई है, जो निराशा की भावना हो गई है, और जो अपमान बोध हो गया है, उसको कम करना सबसे आवश्यक था। और यह निराशा और अपमान बोध उनको विदेशियों के आक्रमण करने और उनके जीत हासिल करने के कारण उनके अंदर हो गई थी, निराशा की भावना और अपमान बोध की भावना। देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश, मतलब देश में जो राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, उसमें धर्म के अलावा जो यह तलाश है कि समाज के लोग कैसे हैं, किस तरह का उनके अंदर किस तरह की भावना है, इसकी जो तलाश है, वह जो है अपने अतीत की ओर हमें ले जाता है, हमें अपने अतीत को जानने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और मानवता और महानता के साथ सब भारतीयों की
साझी विरासत है। भारत का जो अतीत है, यानी जो उनका बीता हुआ कल है, वो बीते हुए कल का जो इतिहास है, वह संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक दृष्टि से उसके अंदर विविधता है और महानता, साथ साथ वह महान भी है और साथ ही भारतीयों की साझी विरासत है। साझी विरासत मतलब कि जिसमें सब एक साथ मिलजुल कर रहें, ये परंपरा है, वो विरासत से हमें मिली हुई है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों को भी और उन्हीं के पूर्वजों के ने इसके निर्माण में सहयोग दिया है। कह रहे हैं कि साझी संस्कृति में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जितने भी अन्य लोग, इसके अलावा जितने भी अन्य लोग हैं, उनके पूर्वजों का योगदान है। ये जो हमारे देश में साझी संस्कृति है, मतलब कि मिलनी जुली संस्कृति है, इस संस्कृति में इस देश के हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों का एक विरासत है, अन्य लोगों की एक दी हुई विरासत हमें प्राप्त हुई है और यह विरासत जो है हमारे ही पूर्वजों से हमें मिली है। उन्हीं के सहयोग से यह विरासत मिली है जो साझी संस्कृति की विरासत है। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे विरासत से वंचित नहीं हो जाते। बाद में कुछ जातियां जो है समाज में बदलते हुए माहौल के कारण, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जो समाज में जाति आपस में जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो जातियां थी, समाज में जो भेदभाव था, उसके कारण आपस में बहुत टकराहट की भावना हो गई थी और इसके कारण जो है समाज में एक तरह से सभी के अंदर दुराव हो गया था, माने दूरी पैदा हो गई थी। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि धर्म परिवर्तन कर लिया, परंतु कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण ये जो विरासत में हमें संस्कृति, साझी संस्कृति मिली है, उससे हम वंचित नहीं हो जाते। मतलब कि हम उससे वंचित होना मतलब ठगा जाना, या तो वंचित होना मतलब न प्राप्त होना। तो ऐसा नहीं है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया तो हमें पुरानी जो संस्कृति पूर्वजों से मिली है वह हमें उससे वह उसका जो लाभ है उसे हम प्राप्त न कर सके। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो प्राचीन दर्शन है और साहित्य है, कला है, इतिहास है, इन सभी ने मतलब हमें सांत्वना दी, मैंने ढांढस बंधवाया कि हमारे अंदर कुछ विशेष है। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास के ज्ञाता जो राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये लोग जो थे, इनके अलावा अन्य लोगों ने जो भारत में समाज सुधार की दिशा में कार्य कर रहे थे, इन्होंने नई विचारधारा से युक्त आंदोलन का प्रारंभ किया। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा में से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरा गाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। ये कह रहे हैं कि ये जो महान विचारक और समाज सुधारक हुए हैं, इनकी जो है, इनको एक तरफ अंग्रेजी साहित्य के प्रति, अंग्रेजी साहित्य की जो समृद्ध साहित्य थी, उस साहित्य धारा का उन्होंने रसपान किया, यानी कि उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसका मतलब आनंद लिया। रसपान किया मतलब उसका आनंद उठाया। अंग्रेजी की जो समृद्ध साहित्य थी, उस साहित्य का इन लोगों ने रसपान किया, यानी उसका उन्होंने
आनंद उठाया। और उसी के साथ साथ इनके जो है इनके मानस माने इनके मन जो है भारत की जो प्राचीन वो भारत के प्राचीन मनीषियों और जितने शूरवीर थे उनके द्वारा जो दिए गए विचार थे और जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे, उन कार्यों के बारे में भी जो कि उन्होंने बचपन से सुन रखा था अपने बड़े माता पिता आदि से घर में, उन परंपराओं से इनका मन जो है भरा हुआ था, क्योंकि इन्होंने बचपन से उन पुरा गाथाओं का के रूप में उनको आत्मसात किया था। यानी कि उसको जो विरासत में उन्हें उनके अपने माँ पिताजी इन सभी से जो कहानी के रूप में जो उन्हें हमारी प्राचीन परंपराओं की जानकारी मिली थी, उन प्राचीन परंपराओं की जानकारियों से इनका मन लबरेज था। लबरेज माने भरा हुआ था, ठीक है। इससे इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। और यहाँ पे ये बता रहे हैं लेखक कि इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे देश के जो मुसलमान जनता है उनमें भी समान रूप से पाई जाती थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे। वे लोग यानी मुस्लिम लोग भी जो इस देश के थे, वे यहाँ की परंपराओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये जो यहाँ के मुसलमान थे, उच्च वर्ग के मुसलमान थे, उनके द्वारा ये महसूस किया गया, यानी उन्होंने ये महसूस करना मतलब अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके लिए इस अर्ध धार्मिक माने पूरी तरह से धार्मिक नहीं है, ऐसे परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं है यानी कि उचित नहीं है, ठीक है। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध है। और जो ये भावनाएं हैं, इन भावनाओं को यदि बढ़ावा दिया जाए तो उनका जो इस्लाम धर्म है उसके वह विरुद्ध माना जाएगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद मतलब कि जो उनकी नींव थी, उस नींव को उस कौम माने राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्रीयता वाली जो बुनियाद थी उसको उन्होंने दूसरी जगह महसूस किया और उसकी तलाश उन्होंने की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुग़ल युग में पाया। और जो इन्होंने अपने धर्म की तलाश जो इन्होंने शुरू की, तो कुछ हद तक उसे उन्होंने भारत के जो अफगान थे और जो मुग़ल थे उस युग में उन्होंने उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उन्होंने खोजा और उसमें अपने जो उनके विचार थे उसमें वहाँ मिलता जुलता स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह से नहीं भर पाई। लेकिन उससे जो उन्होंने मुग़ल इस देश में आए हुए जो मुग़ल और अफ़गान थे, उनसे जो उन्होंने जानकारी प्राप्त मतलब उनके बारे में जब उन्होंने जानकारी प्राप्त की तो उससे उनका जो खाली जगह था वो खाली जगह पूरी तरह से भर नहीं पाया। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। गदर माने क्रांति, एक जो भीषण जनता के द्वारा जन आक्रोश के कारण जो क्रांति होती है उसमें मार पीट होता है, खून खराबा होता है। तो ऐसी जो स्थिति हुई थी उसके बाद मुसलमान इस असमंजस में पड़े थे, मतलब दुविधा, असमंजस यानी कि दुविधा में पड़े थे कि वे किस ओर मुड़े। उनके मन में ये भावना थी कि वे बड़ी
दुविधा में थे कि वे किस ओर जाएं। ब्रिटिश शासक ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया। ब्रिटिश शासकों ने मुसलमानों का दमन ज़्यादा किया हिंदुओं की अपेक्षा, और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया क्योंकि इसके पीछे उनका एक उद्देश्य था, एक उनका मकसद था, और इसी कारण उन्होंने हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का दमन ज़्यादा किया। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। और विशेष रूप से जो ये दमन किया उसका प्रभाव मध्य वर्ग, जो नया उभरता हुआ मध्य वर्ग था, उस पर पड़ा। और जो बुर्जुआ माने जो धनी वर्ग है और थोड़ा सा ज़्यादा विकसित वर्ग है, उस वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। यहाँ ये बताते हैं कि 1870 के बाद, सन 1870 के बाद जो ब्रिटिश की नीति थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, वह उनके प्रति यानी मुसलमानों के प्रति थोड़ी जो धीरे धीरे परिवर्तित हो गई और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। और उन्होंने जो नियम बनाया था वे जो है उन ब्रिटिश सरकार के मतलब जो नियम उन्होंने बनाए, ब्रिटिश सरकार ने जो नियम बनाए थे वे नियम जो है मुसलमानों के प्रति ज़्यादा अनुकूलता लिए हुए थी, उनके प्रति अनुकूल रही। यह परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की असंतुलित नीति थी। मतलब ब्रिटिश सरकार की ये नीति के तहत ये कार्य हुआ था, उनकी ये नीति थी। ये जो उन्होंने किया था कि मुस्लिम वर्ग का जो दमन नहीं करेंगे, और जो बाकी सब जो उन्होंने माहौल बनाया था वह जानबूझकर बनाया था। और ये जो है बाद में धीरे धीरे वह उनके लिए ज़्यादा अनुकूल हो गई। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर भी जहाँ तक अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खां की इसमें विशेष भूमिका थी, उनका विशेष इसमें प्रभाव था। फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। और सर सैयद अहमद खान का ये विश्वास था कि यदि वे ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश सरकार का यदि सहयोग करें तो शायद मुसलमानों के लिए अच्छा होगा और मुसलमानों का विकास होगा। और यही सोच करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके ही मुसलमान को ऊपर उठा सकते हैं, यानी मुसलमानों का विकास कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करें, अंग्रेजी शासन का यदि सहयोग करें, ब्रिटिश सरकार का यदि करें तो भारत में जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार होगा और उनका विकास होगा। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप से देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इसके इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये लोग जो लोग
अंग्रेजी सत्ता का सहयोग कर रहे थे, वे लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें, ऐसा चाहते थे कि लोग जो मुस्लिम वर्ग है वो अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इस प्रकार उन्होंने यूरोपीय सत्ता माने शासन, जिसका कब्जा हो गद्दी पे, तो जो सरकार है उसको इस रूप में उन्होंने ऐसे रूप में देखने के कारण उन पर अंग्रेजी शासन का विशेष प्रभाव पड़ा। वास्तव में यूरोप में लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है, और ये भावना जो है यूरोप में जो उन्होंने पत्र लिखा था उससे जाहिर होता है, उससे प्रकट होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। और ये ब्रिटिश सरकार की जो चमक थी, उनके शासन की जो चमक थी, उससे ये इतना जो है चौंधिया गए थे, यानी कि उनकी आंखें चमक गई थी, जिसके कारण उनका संतुलन डगमगा गया, संतुलन बिगड़ गया। इसका कहने का तात्पर्य है कि वे अंग्रेज़ी जो शासन थी उसकी नीतियों से इतना ज़्यादा चमत्कृत हो गए थे, उनकी जो मतलब उनके समाज में जो लोगों की दशा थी उससे इतना वो चमत्कृत हो गए थे, इतना ज़्यादा वे उसके प्रभाव में आ गए थे, चकाचौंध हो गए थे, यानी उनकी आंखें चमक गई थी। तो वे जो है जैसे वे डगमगा गए थे, मतलब उचित फैसला नहीं ले पा रहे थे कि उनको क्या करना है। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। सर सैयद जो है वे एक सर सैयद अहमद खां जो है वे एक समाज सुधारक थे, और समाज की सुधार कार्य में उनकी एक माने उत्साहपूर्ण भूमिका थी। मतलब उन्हें बड़ा उत्साह था, इस कार्य को करने में उनके अंदर बड़ा उत्साह था। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे, और यहाँ ये बता रहे हैं कि वे जो आधुनिक इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का जो आधुनिक रूप है उसके साथ वैज्ञानिक विचारों का मेल बैठाना चाहते थे, माने उसका तालमेल बैठाना चाहते थे। आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का तालमेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वे जो है राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहे थे उसके आरंभ में वे बड़े डरे हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण वे बहुत डरे हुए थे प्रारंभिक काल में, परंतु और उनका डर स्वाभाविक था, क्योंकि वे अंग्रेज़ों की मदद करना चाहते थे और मदद से कुछ सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि यदि वह इन विरोधी कार्यक्रमों में साथ देंगे तो अंग्रेज़ी अधिकारियों का, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनका सहयोग इन्हें नहीं मिलेगा, जिसकी कि उन्हें बहुत आकांक्षा थी, तलाश थी। उन्हें यह सहायता ज़रूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। यहाँ पे ये कहते हैं कि इन्होंने अधिकारियों का विरोध करना नहीं चाहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो उनके शैक्षिक कार्यक्रम हैं, जो विकास के कार्यक्रम हैं, उनमें यदि वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे तो इस कार्य में उन्हें सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस कारण वे उनका विरोध नहीं करना चाहते थे। इसके पश्चात ये बता रहे हैं कि क्योंकि इनकी जो ये विरोधी मुसलमानों की जो सहायता करने की जो
मतलब भावना थी, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की भावना थी, ये ब्रिटिश विरोधी भावना को कम कर देने की कोशिश, ब्रिटिश विरोधी भावना को मतलब ब्रिटिश का विरोध करने से जो इनके मुसलमानों में जो विकास होगा उसकी तरफ से, उसके लिए उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। अब कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय जो नेशनल कांग्रेस शुरुआती दौर पे था, आकार ले रहा था, मैंने अभी प्रारंभिक दशा में था, तो उसमें उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो उस समय आकार ले रही थी, ये नेशनल कांग्रेस जो थी, उस समय उनको हटाने का प्रयास किया गया। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। ये जो उस समय जो ये अलीगढ़ कॉलेज था, उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी, उन्होंने उसका उद्देश्य यही रखा था, उस कॉलेज का उद्देश्य यही था कि भारत के जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को ब्रिटिश का जो ताज, ब्रिटिश सरकार की जो ताज है, उसके योग्य बनाना और उनके लिए योग्य एक उपयोगी प्रजा बनाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि वे चाहते थे कि जो भारतीय मुसलमान हैं, वे अंग्रेज़ी शासक की अधीनता स्वीकार करें और उन्हीं के लिए कार्य करें। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।